आज से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर जो टॉपिक है वह आईआईटी एडवांस मेंस सभी जगह जो है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। जिसने कैपेसिटर अच्छे से सीख लिया उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग 25% आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे सर्किट प्रॉब्लम्स होते हैं वैसी सर्किट प्रॉब्लम कहाँ पर होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में होंगे। तो मैं सीक्वेंस में अभी यहाँ पे जिस लेवल के क्वेश्चन तक कराऊंगा उससे हायर लेवल के क्वेश्चन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराऊंगा। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि डेली 20 क्वेश्चन जो है जो आपको ईच लेक्चर पे मिलते हैं उसको सॉल्व करिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस में डाउट्स के फॉर्म में उसको पूछ लीजिए। ठीक है, तो अभी का हेडिंग क्या है, कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर एक डिवाइस है। ठीक है, कैपेसिटर एक डिवाइस है। इस कैपेसिटर जो डिवाइस है जो बनता है उसका काम कहाँ पर होता है, चार्ज को कलेक्ट करने में, और जब ज़रूरत हो तो वो चार्ज को सप्लाई कर देता है इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फैन में एक छोटा सा वाइट कलर का सिलेंडर होता है, वो कैपेसिटर होता है। व्हीकल्स में चार्ज को कलेक्ट करने के लिए एक कैपेसिटर होता है, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस के कारण इग्निशन प्रोड्यूस हो सकता है और उस इग्निशन को बचाने के लिए क्या होगा, कैपेसिटर होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर मान लो कि है ना कैमरा जो जिससे हम शूट कर रहे हैं, अब इसमें बैटरी कितने की होती है, सिर्फ 10 वोल्ट 15 वोल्ट है ना, इस तरह की बैटरियाँ होती है। तो ये 15 वोल्ट की बैटरी से जब फ्लैश करते हैं तो इतना ज़्यादा लाइट क्यों मिल पाता है, कैसे मिल पाता है, तो वो किसके कारण मिल पाता है, कैपेसिटर से, क्योंकि उसमें ट्रेमेंडस लार्ज करंट फ्लो होती है, लगभग 20, 25, 30 एम्पियर तक की करंट फ्लो होती है, और वो एबिलिटी नहीं होती है किसमें, इस तरह की छोटी बैटरियों में। तो वहाँ पर कैपेसिटर वर्क करता है, उसके कारण इतनी हाई करंट इंस्टेंटेनियसली फ्लो होती है। ठीक है, क्योंकि फ्लैश में एक बहुत ज़्यादा करंट फ्लो ना कराना पड़ती है, तो वो तभी होगी जब आपकी जेब में कुछ होगा। और जेब में कैसे आता है, कैपेसिटर से। जेब में चार्ज कैसे आते हैं, कैपेसिटर से। तो कुल मिलाकर कैपेसिटर डिवाइस जो है वो कैसे काम करता है, वो क्या होता है, ये बाद में होगा। अभी इस टॉपिक की शुरुआत होती है कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर से। कैसे, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करना शुरू करे तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक गिलास है। ओके, इसकी कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी 200 मिलीलीटर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आधा भरा है तो भी इसकी कैपेसिटी 200 मिलीलीटर है, ये खाली है तो भी इसकी कैपेसिटी 200 मिलीलीटर है, और ये भरा है तो भी इसकी कैपेसिटी 200 मिलीलीटर है। बात नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इसकी कैपेसिटी जो है वह किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके शेप पर और साइज़ पर। तीसरी बात ये है कि जैसे जैसे मैं इसमें लिक्विड लेवल बढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन आएगी कि लिक्विड का ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई, यानी ये इसकी कैपेसिटी को डिसाइड करने वाला फैक्टर। आया समझ में? तो कुल मिलाकर आप लोगों के अगर हार्ड डिस्क है तो उसकी भी एक कैपेसिटी 1 TB की है, 2 TB की है, 4 TB की है। तो उसमें अगर आपने कुछ डाटा डालते गए तो क्या होगा, कैपेसिटी यूटिलाइज होती जाएगी और फाइनली फुल कैपेसिटी आ जाएगी। तो कैपेसिटी वर्ड जो है वहाँ पर हमें कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि अपना कोई स्टूडेंट है, ये दीपवंशा है, और ये दीपवंशा की दिन भर में पढ़ने की कैपेसिटी। ठीक है, अब वो कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि वो कैसे बढ़ा सकता है, ये बात अलग है, लेकिन इसकी इसेंशियल जो नेचुरल कैपेसिटी है उस पर भी ये वर्क करेगा तो ये अपनी कैपेसिटी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो दिमाग की कैपेसिटी जो है आपकी, या वर्क करने की कैपेसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रैक्टिस पर। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, डेली प्रॉपर फोकस होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम ये सोचोगे कि मेरी कैपेसिटी ईश्वर ने दे दी लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो आज का दिन खत्म हो जाएगा। अब हम वापस से फिजिक्स पर आते हैं
और फिजिक्स में यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी। ध्यान से समझना, अगर मेरे पास में दो तरह के कंडक्टर हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा और एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर लाइक दिस। मैंने इनको चार्ज देना शुरू किया, इसको और इसको मैंने क्या करा, चार्ज देना शुरू करा। चार्ज कहाँ पर आएगा, सरफेस पर, ओके। और चार्ज देना शुरू करा तो चार्जेस कहाँ पर आएंगे, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्योंकि किसी इंसान ने आपको बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, सब जगह एक जैसी है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सब जगह क्या होगी, सेम होगी, इसलिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब अगर मैंने बेटा इसको चार्ज दिया तो यहाँ पे चार्ज जो है थोड़ा सा चूजी हो जाएगा, और चूजी क्या हो जाएगा कि बॉस यहाँ की रेडियस क्या है, मिनिमम है, यानी यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैंने इनिशियली जो चार्ज दिया वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है, मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा, मिनिमम। फिर यहाँ पर आएगा कुछ, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और इस तरह से यहाँ पर भी होगा। अब मैंने और चार्ज दिया, चलो कलर चेंज करते हैं चार्ज का, ठीक है। और चार्ज दिया तो क्या होगा, वो ज़्यादातर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर आएंगे, इस तरह से। और चार्ज दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं चार्ज देता जाता हूँ, जैसे यहाँ पे गिलास में पानी भरता जाता हूँ तो क्या होगा, लेवल बढ़ेगा। यहाँ पे तुझे दिखेगा नहीं, है ना, आया समझ में, यहाँ पे तुझे दिखेगा नहीं, यहाँ पर चार्ज अंदर बढ़ते जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी सरफेस पर आएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो भी कहाँ पर आएंगे, सरफेस पर आएंगे। तो चार्ज बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन आएगी कि वहाँ पर इतना लेवल हो गया, यहाँ का दिखेगा नहीं कि इतना लेवल हो गया। आया समझ में, तूने चार्ज को देखा, नहीं देखा, चार्ज को देखते नहीं, दिखता नहीं है चार्ज, ठीक है, चार्ज इनविजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद में और जब चार्ज देते जाएंगे, तो जैसा अपने को पता है कि चार्ज अगर हम बढ़ाते हैं तो सरफेस पर पोटेंशियल बढ़ता है, समझ में आया, ओके। यहाँ पर इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। तो कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, इसीलिए कंडक्टर क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम चार्ज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल बढ़ता है। और उसके साथ साथ ये भी बोल सकता है कोई, सर चार्ज बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म फैक्टर है। क्यों, क्योंकि अगर इरेगुलर शेप का कंडक्टर होगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोस्तों, मैक्सिमम होगी। वाई, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी डेरिवेशन अपन लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग लोकेशन पर डिपेंड करती है, कहाँ पर, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। और इसीलिए यहाँ पर इंटेंसिटी से नहीं, हम लोग पोटेंशियल से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। मैंने ये कहा कि अगर मैं किसी गिलास में पानी डालूंगा, लेवल वाटर का बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा कि वाटर का ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा, दैट डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चार्ज डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं डालते, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, चार्ज डाल रहा हूँ। तो चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर बढ़ता जाएगा। सरफेस पर क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि चार्ज सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्यों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को मिनिमाइज करने के लिए। अब अगर हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली सर क्या बताना चाह रहे हो, क्या होगा यहाँ पर, हाँ, स्पार्क। एकदम एक कंडीशन आएगी, जैसे यहाँ पे पानी ढुलना शुरू करता है, यहाँ पे क्या होगा, सडनली एक स्पार्क क्रिएट होगा और वो चार्ज लीक हो जाएगा, वो बाहर सराउंडिंग में चला जाए। तो ये क्या चीज़ आ गई कि स्पार्क क्यों आया। तो बेटा जब मैं यहाँ पर
क्या बढ़ा रहा हूँ, चार्ज बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अब लीकेज ऑफ द चार्ज कहाँ से शुरू करेगा, वो फैक्टर डिसाइड करता है कौन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन डिसाइड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे हम लोग चार्ज देते जा रहे हैं तो क्या होगा, सब जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के लिए तो मुझे फॉर्मूला पता है, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, σ/ε0, और सिग्मा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। तो यहाँ पर चार्ज का लीक होने की प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी यूनिफॉर्म है, मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट, मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट, मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज लीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि चार्ज विल लीक ओनली थ्रू दिस पॉइंट। आया समझ में? क्यों? क्योंकि किस कंडीशन में चार्ज लीक करता है वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर। किस पर? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आया समझ? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इन एयर। ठीक है, तो एग्जैक्टली जब सब जगह चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो सब जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और वहां से एकदम ऐसे चार्ज क्या होगा, लीक हो जाएगा। आया समझ में? स्पार्क प्रोड्यूस होगा और चार्ज क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट अभी बताया है, इसमें कंसेप्चुअली मैंने बता दिया, मैथमेटिकली भी मैंने बता दिया कि फ्रॉम विच पॉइंट द चार्ज विल लीक फर्स्ट, फ्रॉम विच पॉइंट द चार्ज विल लीक फर्स्ट, दैट इज द पॉइंट हियर। इसमें कहाँ पर होगा, कोई भी हम नहीं बोल सकते, सब जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। समझ में आया? और इस तरह से आपको चार्ज कहाँ से डिस्चार्ज होता है और उससे हम लोग कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। अब मैं उसके बाद में समझाऊंगा कि कैपेसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। कुल मिलाकर इसके बाद में अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सोचते हुए दिमाग लगाकर आंसर देने की कोशिश करिएगा। अभी मैंने आपको ये बताया कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर यानी क्या, कोई भी मेटल का बॉडी, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, फ्लैट प्लेट हो, कुछ भी हो। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर मीन्स क्या, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, है ना। हायर इज द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, हायर इज द कैपेसिटी। ठीक है, ऑब्लिक एनर्जी, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज को होल्ड करेगा तो उसका मतलब क्या है, वो एनर्जी को रिटेन कर रहा है, एनर्जी को होल्ड कर रहा है। ठीक, अब इसमें अभी तक का जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है उस पर क्वेश्चन बनता है, और वो है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द मल्टीपल चॉइस है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। सेकंड है चार्ज ऑन इट, चार्ज ऑन कंडक्टर। थर्ड है पोटेंशियल ऑन कंडक्टर। फोर्थ है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल चॉइस है, फर्स्ट एंड फोर्थ, शाबाश। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है,
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना, चार्ज पे नहीं करता है, पोटेंशियल पे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं जो एग्जांपल बताया था कि अगर मैं एक गिलास में पानी भर रहा हूँ तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर इज़ व्हाट? चार्ज, लाइक चार्ज। आया समझ? उसमें लेवल इज़ व्हाट? ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल। तो हम अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटी क्या है? 200 ml की है, तो वो 200 ml ही रहेगी बेटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन इट एंड पोटेंशियल ऑन इट। इट डिपेंड अपॉन व्हाट? शेप एंड साइज। हायर इज द साइज ऑफ द कंडक्टर, हायर विल बी द कैपेसिटी। अगर उस कंडक्टर का शेप जो है स्फेरिकल होगा ना, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और उस कंडक्टर का शेप इरेगुलर होगा ना, तो कैपेसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंटेड एंड आ जाएंगे, और पॉइंटेड एंड अगर आ गए तो क्या होगा? लीकेज ऑफ चार्जेस शुरू हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो पढ़ाई में भी आप लोग अपने आप को पॉइंटेड एंड ने क्या, कोई ऐसे दोस्त मत बनाओ कि जो तुम्हें लीकेज करा दे, किसका? दिमाग का, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और आती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो उसके बारे में मुझे बताने की इच्छा हो रही है। अभी मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ it is that electric field in which an insulator behaves like conductor. Okay, it is that intensity of electric field in which any insulator can behave like a conductor. यानी कि 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसमें एयर भी क्या, इवन एयर बिहेव्स लाइक कंडक्टर। समझ में आया? 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एयर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। समझ में आया? जब लाइटनिंग होती है तो ऊपर वाले ने कोई तार नहीं डाला होता है क्लाउड से कि जिससे चार्जेस जो है वो अर्थ पर ट्रांसफ़र हो जाए। होता ये है कि क्लाउड्स के बार बार रबिंग से, फ्रिक्शन से क्या होता है? चार्जेस डेवलप होते हैं, है ना। क्लाउड पर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं? ऊपर की तरफ होते हैं क्लाउड्स में। आया समझ में? तो क्लाउड्स के जो नीचे की तरफ जो नेगेटिव चार्ज आते हैं और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आते हैं, उसके कारण वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा रब होगा उतनी ज़्यादा चार्जेस आएंगे। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बढ़ेगी? क्लाउड्स के पास में। और वहाँ पर जैसे ही कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर हो गया तो क्या होगा? वो चार्जेस जो है वो अर्थ पर इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आया समझ? ओके। और जो आपको दिखता है लाइटनिंग, वो लाइटनिंग जो है वो चार्जेस नहीं दिख पाते हैं। वो तो क्या होता है कि जो सराउंडिंग है वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि एयर जो है उसमें जो गैसेस होती है ना, उसका स्पेक्ट्रम, उसके रेडिएशन दिखते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर आते हैं ना, वो दिखाई देते हैं। ठीक है। और पर सेकंड इस वर्ल्ड में 2 लाइटनिंग होती है, एंड इन ईच लाइटिंग अराउंड -1800 माइक्रोकुलम चार्ज जो है वो अर्थ पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आगे समझ में? तो कुल मिलाकर
व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में अभी मैंने ये बताया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लाउड्स पे कितनी हो गई, जिस जगह 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर को टच कर लिया उससे एक्सीड हो गई, तो एयर के थ्रू एयर का एक कॉलम एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है और वो सारा के सारा चार्ज जो है इंस्टेंटेनियसली अर्थ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। बात नंबर 1, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत मैजिक नंबर है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड अपॉन प्रेशर, ओके, एंड इट ऑल्सो मेनली डिपेंड अपॉन मीडियम, ओके। इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। अगर पूरा के पूरा मीडियम जो है, गैसेस मीडियम जो है वो चेंज कर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, करेक्ट। तो कुल मिलाकर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस मैं बना के देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कैन वी प्रोवाइड a charge of 5 millicoulomb to a sphere of radius 1 मीटर। एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या है? 1 मीटर है, उसको हम 5 मिलीकूलम चार्ज दे सकते हैं। एंड सेकंड, इसका सिमिलर क्वेश्चन है, उसके जैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम चार्ज प्रोवाइडेड टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 मीटर। यानी कि हमारा जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम को इनक्लोज करने वाला कोई अगर मैं स्फीयर बनाऊं, है ना, तो ऑलमोस्ट उसकी रेडियस क्या होगी? 5 to 8 मीटर के आसपास होगी, जिसमें ये पूरा क्लासरूम इनक्लोज हो जाएगा। हम सब बच्चे जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो उस स्फीयर को, सिर्फ इतना बड़ा स्फीयर, उसको हम कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं? ये दोनों क्वेश्चन के लिए थोड़ा सोचिए, मैं बताता हूँ। शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को बहुत ही सिंपल लगा होगा। विच फैक्टर डिसाइड कि ये प्रॉब्लम को हमें पता पड़ेगा कि इस पर चार्ज आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो वो फैक्टर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्फीयर है, उसकी सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q/r², है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पर 9 × 10⁹ Q की वैल्यू क्या है? 5 × 10⁻³ कितना है? 1 का स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 45 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इट इज़ बिगर देन, ग्रेटर देन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कहीं पर भी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इतना चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो क्या होगा? स्पार्क प्रोड्यूस होकर वो चार्ज क्या होगा? सराउंडिंग में चला जाएगा थ्रू द एयर। उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसा भी करके सॉल्व कर सकते हैं कि ई कितना आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या है इसको करने का बेटा, कि हम ये पता करें कि उसको कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं। इफ़ दैट मैक्सिमम चार्ज इज़ लेस देन द चार्ज गिवन प्रोवाइडेड टू इट, तो इट इज़ पॉसिबल। अगर उससे उल्टा होगा तो नॉट पॉसिबल। तो कुल मिलाकर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसीलिए बनाया है, दोनों एक ही क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा? Q मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ पर E को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा। आया समझ में? तो E मैक्सिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 9 × 10⁹ Q मैक्सिमम अपॉन r²।
सो मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू ए स्फीयर इज ई मैक्सिमम क्या होगा, चिल्लाकर बोलो 3 × 10⁶ अपॉन 9 × 10⁹ इंटू आर स्क्वायर, यानी कितना 5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो मैक्सिमम चार्ज जो हम लोग दे सकते हैं दैट इज 25/3 × 10⁻³ कूलम, इतना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में रख कर इसको अपने मन से वापस से कर लेना जिन लोगों ने नहीं करा है। अब उसके बाद में हम आते हैं आगे, और आगे का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इसके जैसे ही है, और उस कंसेप्ट की हेडिंग है कैपेसिटी का मेजरमेंट। ओके, अभी तक मैंने आपको कंसेप्चुअली पार्ट बताया है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप पर, साइज पर और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर। अब हम लोग यहाँ पर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को मेज़र करेंगे, है ना, और उसको मेज़र करने वाली यूनिट को उसको हम क्या बोलते हैं, किससे बताते हैं, हाँ, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कैपेसिटेंस, देख, या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो हमने यहाँ पर सीखा था कि कोई भी इरेगुलर शेप का कंडक्टर हुआ तो उस पर चार्जेस कहाँ होंगे, यहाँ पर मैक्सिमम होंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट होंगे, इस तरह से, ओके। और यहाँ पर मैंने ये बताया था कि चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल। ऑल्दो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर क्या होंगी, अलग अलग होंगी इरेगुलर शेप। लेकिन कंडक्टर के सरफेस पर या उसके इनसाइड हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। उसका कारण क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो कुल मिलाकर अगर हमें ये समझ में आता है कि चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑन इट। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर एक महाराज आते हैं C, और C को हम बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ओके, अब तुम बोलोगे कि सर C इज इक्वल टू क्या है, Q/V है। C इज इक्वल टू क्या है, Q/V है ना। लेकिन ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है और नहीं पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। उसका सीधा रीज़न है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसके रेशियो इन प्रोपोर्शन से V भी बढ़ेगा। आया समझ में? अगर Q है तो V है, Q अगर 3Q हो जाएगा तो V 3V हो जाएगा, तो उसका रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा, प्रोपोर्शनल। अब आता है यूनिट ऑफ कैपेसिटर। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटर है ना, क्या हो, तो जैसे C इज इक्वल टू क्या है, Q/V है, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट इज व्हाट, फैरेड। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पुत्र क्या है, फैरेड, है ना, काय में, सीजीएस यूनिट में। तो 1 फैरेड, एक और कंसेप्ट समझ लो, 1 फैरेड इज इक्वल टू क्या है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड। तो सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, फैरेड है, और एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट फैरेड है, और एसआई यूनिट क्या है, फैरेड है। और उन दोनों में रिलेशन क्या है, 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड। ओके, अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं सिखाऊंगा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इतना कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट,
कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक 2 मिनट का कंसेप्ट है, हमेशा याद रहता है। एक स्फेरिकल कंडक्टर, लेट इट्स रेडियस इज r, है ना। इस कंडक्टर की कैपेसिटी, अगर इस पर चार्ज q है तो c है, अगर इस पर चार्ज 0 होगा तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? वही रहेगी। वेरी गुड, क्योंकि कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है ना। लोगों को क्या लगता है 0 हो गए तो वो भी 0 हो गई, है ना, थोड़ा कंट्रोल। तो कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालना है। आज मेरे पास में पता है कि अगर इस पर चार्ज q है तो इस पर पोटेंशियल क्या होता है? v, और v इज इक्वल टू क्या होता है पुत्र? 1/4πε0, चिल्लाकर बोलो, q/r। इट इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? q/v। तो q/v करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है 4πε0r। ओके, यहाँ पर ये आंसर काय में आएगा? फैरेड में। r काय में होना चाहिए? मीटर में। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। 4πε0 की वैल्यू क्या होगी? 1/9 × 10⁹ 1/9 × 10⁹ तो कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज जस्ट 4πε0r। ओके, अगर मैं कैपेसिटी को CGS यूनिट में निकालता हूँ, काय में निकालता हूँ? CGS यूनिट, तो वो होगी जस्ट R, स्टेट फैरेड। क्या होगी? R स्टेट फैरेड। ठीक, यानी कैपेसिटी इज जस्ट R सेंटीमीटर। ओके, R काय में होना चाहिए? सेंटीमीटर। अगर मान लो कि एक स्फीयर है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? 10 स्टेट फैरेड। यानी यहाँ पे तो आपको लग रहा है यार कितना तो इजी है फॉर्मूला। कैपेसिटी इज R, R इज व्हाट? रेडियस, रेडियस शुड बी इन सेंटीमीटर। अब जैसे फिजिक्स में हम लोगों की आदत होती है कि वेट ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ द पर्सन न्यूटन में आना चाहिए, या केजी वेट में आना चाहिए, ग्राम वेट में आना चाहिए, लेकिन वेट ऑफ द पर्सन हम बताते हैं 50 kg। तो वैसे ही हम लोग अगर ये बोलते हैं यहाँ पर कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज 10 सेंटीमीटर, ऑल्दो इट्स यूनिट इज इन स्टेट फैरेड, लेकिन हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज 10 सेंटीमीटर। समझा? आ गया समझ में? तो जो भी रेडियस होगी वो उसकी कैपेसिटी होगी। अब इस पे 2 मिनट के ही 2 क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं एकदम इसेंशियल लेवल के, और ये इसेंशियल लेवल मेरे नीट के बच्चों के लिए बहुत वरदान है। ठीक है, आया समझ में? तो पहला जनरल क्वेश्चन है कि फाइंड कैपेसिटी ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ क्या है? कंडक्टर। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6400 किलोमीटर। You have to find its capacity in माइक्रोफैरेड। अर्थ की कैपेसिटी निकालना है माइक्रोफैरेड में। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इंस्टेंटेनियस है, मैंने क्वेश्चन दिया उतने में आंसर आ गया, ऐसे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है डायामीटर ऑफ ए स्फीयर इज y मीटर, फाइंड its capacity in state farad. Diameter of a capacitor sphere is y meter. You have to find its capacity in state farad. तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन देने के बाद में डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर, और सॉल्व करने का मौका जो है वो, अर्थ की रेडियस कितनी है बेटा? 6.4 × 10⁶ मीटर, है ना। आपको क्या निकालना है? अर्थ की कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 4πε0r। ये काय में आएगा?
फेरेड में आएगा। 4πε0 की वैल्यू क्या होती है 1/9 × 10⁹ आर की वैल्यू कितनी है 6.4 × 10⁶। अगर इसको बैठ कर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6.4/9। 6.4/9 की वैल्यू आती है 0.711 × 10⁻³ फैरेड। फैरेड यानी तुम्हें अर्थ इतनी बड़ी है मेरी, है ना, आया समझ में? हमारी धरती माँ कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी को अगर तू बताएगा तो इट इज़ लाइक 0.0000711 फैरेड। आया समझ में? इतनी कम कैपेसिटी है हमारी अर्थ, समझ में? चलो अगर मैं इसको माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करूंगा तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो 10⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 711 माइक्रो फैरेड। चलो इस चीज़ को हम ऐसा समझते हैं कि अगर मैंने ये बोला कि यहाँ से मुंबई तक की डिस्टेंस जो है वो 900 किलोमीटर है, लेकिन मैं उसको लाइट ईयर में बोलूँगा तो बहुत ही कम आएगा, पॉइंट डेसिमल में बहुत ही कम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ की कैपेसिटी बहुत कम है, ये नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली में ये भी बोल सकते हैं कि फैरेड इज़ अ बिग यूनिट, है समझ में? ऑन द अदर हैंड फैरेड क्या है, बड़ी यूनिट है। तो अर्थ की कैपेसिटी ओरल है बेटा, ये छापने वाला क्वेश्चन है, कहाँ पर? नीट में, है ना। ये तो रटने वाला क्वेश्चन है कि 711 माइक्रो फैरेड इज़ द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका? अब 50y, वेरी गुड। तो कुल मिलाकर डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या है? y मीटर है। आपसे रेडियस क्या होगी? y/2 मीटर। ओके, और मैंने कैपेसिटी काय में पूछी है? स्टेट फैरेड में पूछी है। स्टेट फैरेड में पूछी है तो y/2 मीटर लेना रॉन्ग होगा। वाई? बिकॉज स्टेट फैरेड में मैंने आपको साफ बताया है कि r शुड बी इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर y/2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 50y स्टेट फैरेड। ओके, दिस इज आंसर नंबर 2। इनको कॉपी कर लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए, टॉपिक यहाँ वाला इजी है। ठीक, ओके। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कंडक्टर। ओके, किसी चार्ज कंडक्टर में एनर्जी कहाँ क्यों स्टोर होती है ना, इसको हम डिराइव दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक, किसी चार्ज कंडक्टर में एनर्जी क्यों स्टोर होती है, कैसे आती है एनर्जी, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक, अगर आपके मोबाइल की बैटरी है, आप उसको चार्ज करते हो तो क्या होती है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी फिर यूटिलाइज होती है पूरे दिन भर। आगे समझ? तो हमने क्या करा, उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करा, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, नेगेटिव को नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके उसको चार्ज करते गए। अब चार्जिंग की प्रोसेस जो है वो फास्ट हो सकती है लेकिन इंस्टेंटेनियस नहीं होती। आया समझ में? कई बार पहले जो मोबाइल्स थे वो हो सकता था कि चार्ज करने के लिए 45 मिनट का टाइम लेते थे। अभी हो सकता है कि वो प्रोसेस जो है वो 20 मिनट्स में होने लगी, लेकिन 20 मिनट्स तो लग रहे हैं, दैट इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस। आया समझ में? पढ़ाने की प्रोसेस जो है वो भी क्या है, इंस्टेंटेनियस नहीं है कि मैंने बोला दीपवंशा जा, तुझे आईआईटी में फिजिक्स पूरा आ गया, ऐसा हाथ रखा और इंस्टेंटेनियसली इसके अंदर फिजिक्स घुस गया, वैसा नहीं है। आया समझ में? तो
स्टडीज़ भी काय में होता है, इंस्टॉलमेंट में। आप आते हो, सुबह पढ़ के जाते हो घर पे और प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद आते हो, पढ़ते हो, घर पे जाते हो। वैसे ही चार्जिंग की प्रोसेस काय में होती है, इंस्टॉलमेंट में। स्टडीज़ भी काय में होती है, इंस्टॉलमेंट में। ऐसा नहीं होता है कि मैं एक दिन में 4 लेक्चर ले लूँ और फिर उसके बाद मैं गोवा चला जाऊँ घूमने के लिए, ठीक है, कि बस मेरा काम एक दिन में हो गया, अब जाता हूँ। तो बेटा जब मैं इस कंडक्टर को चार्ज देता हूँ तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट उस कंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज। आया समझ में? वर्क क्यों करना पड़ेगा? देखिए वापिस से मैं क्या सिखा रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसका कोई भी शेप हो, रेगुलर है, इरेगुलर हो। अगर मान लीजिएगा मैं इसको चार्ज दूंगा तो क्या होगा, फटाक से एक इंस्टेंट में चार्ज देना चाहूँगा तो क्या होगा, चार्ज लीक हो जाएगा, धुल जाएगा। आया समझ में? अभी ही मैं अपनी स्पीड को 10% बढ़ा देता हूँ तो क्या होता है, तुम लोग इशारा कर देते हो कि सर, वो रिमोट दे रखा है मैंने श्रावणी को, ठीक है, कि सर स्पीड कम करो, ठीक है। आया समझ में? तो कुल मिलाकर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग जो है वो इंस्टेंटेनियस कर रहे हैं। अगर मान लो एक बकेट में पानी भरना है, आपने क्या करा कि ये सोचा कि इंस्टेंटेनियसली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 10⁻³ सेकंड में उसमें बकेट में पानी भर देंगे तो क्या होगा, वाटर धुल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मेरे को जब यहाँ पर एनर्जी फाइंड करना है कंडक्टर पे, व्हेन चार्ज on it is Q and potential is V। मेरी अभिलाषा क्या है कि कंडक्टर की कैप पर एनर्जी स्टोर निकालूं जब उस पर चार्ज कितना है बेटा, कैपिटल Q है, और पोटेंशियल कितना है बेटा, कैपिटल V। अब मैंने आपको ये सिखा दिया, मैं लिखने के हक रखता हूँ कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग is not instantaneous, है ना, it occurs in installments। चार्जिंग जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में होता है, नॉट इंस्टेंटेनियस, ठीक। अब जब हम यहाँ पर when we have to provide Q charge on a conductor, then it should be in small installments of dq each। तो वो क्या होगा, dq की स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में होगा। अब जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी बेटा dq की, तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन इन फर्स्ट dq इंस्टॉलमेंट इज़ 0। क्यों? क्योंकि पहला dq लाने में कोई फोर्स फील्ड नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट dq को लाएंगे तो इसका जो फोर्स फील्ड है उसके रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़े, समझा। पहला क्या होगा, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, हम काम भी बहुत बड़ा करते हैं बेटा, इन्फिनिटी से लेकर आते है ना, तुमको नहीं लगता है लेकिन मेरे को करना पड़ता है इन्फिनिटी से यहाँ पे लाना। तुम बोलोगे सर आप ही सब करते, ठीक है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जब dq की आएगी तो क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा, वो आने नहीं देगा इसे, है ना। और कौन लेकर आ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। और वो एक्सटर्नल एजेंट क्यों वर्क कर रहा है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वर्क डन 0 है,
for each next installments we have to do work against force of repulsion. ओके, यही मेन कारण है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करा ना, वो वर्क स्टोर्ड हो गया कहाँ पर, इस कंडक्टर में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दैट वर्क इज stored in the form of potential energy. ओके, उस कंडक्टर में वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर. तो ये है बेसिक कंसेप्ट एनर्जी स्टोर इन चार्ज कंडक्टर का, कि टू प्रोवाइड अ चार्ज टू अ कंडक्टर वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट कंडक्टर. वो कंडक्टर में रहती है, वो एनर्जी जाती नहीं है. ओके, अब जब मुझे ये, अब छोटा सा एक डेरिवेशन है 2-3 लाइन का, कि किसी इंस्टेंट इस पे चार्ज कितना है, किसी इंस्टेंट ये कंडक्टर पर है चार्ज एट टाइम t, चार्ज ऑन द कंडक्टर है व्हाट, q, और पोटेंशियल है v, स्मॉल v से बता रहा हूँ, है ना. अच्छा, q इज इक्वल टू क्या होगा, cv. ये तो वैलिड है ना. कैपेसिटी हमेशा फिक्स होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल. अब किसी इंस्टेंट चार्ज ऑन द कंडक्टर क्या है, q है, और अब मैं dq को लेकर आऊँगा कहाँ से, इन्फिनिटी टू ऑन द सरफेस ऑफ इट. ठीक है, तो क्या होगा, मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज dq फ्रॉम infinity to surface of conductor, that small work done क्या होगा बेटा, पोटेंशियल ऑन कंडक्टर इंटू dq. वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या है, 0 है. पोटेंशियल ऑन कंडक्टर कितना है, v है. आगे समझ में. अब आपको इस प्रोसेस से टोटल वर्क डन निकल जाएगा उसको q चार्ज लाने में, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल है q, एक वेरिएबल है v. v इज ऑल्सो वेरिएबल, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो. क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, q बाय c. c तो कांस्टेंट है, अपॉन इंटू dq. अब टोटल वर्क डन निकालना है तो इज्जत से इंटीग्रेशन कर दो. इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी बेटा, 0 से q तक, यहाँ पर 0 से w तक. dw का इंटीग्रेशन w आएगा, लिमिट ये रखेंगे 0 टू w. 1/c कांस्टेंट है, q dq का इंटीग्रेशन q²/2 आएगा, लिमिट 0 टू कैपिटल Q. तो ये वर्क डन इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी स्टोर इन द कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हाफ q²/c, है ना. तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या है, हाफ q²/c. जस्ट एक मिनट, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ q²/c एंड q इज इक्वल टू क्या होगा, c इंटू v. q इज द फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टर, v इज द फाइनल पोटेंशियल वेन एवर द चार्ज ऑन द कंडक्टर इज q. तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके u का नवा फॉर्मूला निकाल सकता हूँ मैं. क्या आएगा, c²v²/c, यानी क्या बचेगा, cv². फिर एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, एक cv की जगह q रख दूंगा तो हाफ q इंटू v. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर हैविंग द चार्ज q एंड पोटेंशियल v ऑन इट.
ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक, हमने ये सीख लिया कि किसी कंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हाफ क्यू इंटू वी। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है यही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हाफ सी वी स्क्वायर इट डिपेंड अपॉन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, है ना। सेकंड हिसाब से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको सोचना या खुद को करेंगे प्रैक्टिस तो समझ में आएगा, ठीक है। और उसमें मैं यही बोल देता हूँ कि जहाँ पे चार्ज कांस्टेंट रहता है वहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है वहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। यानी क्या, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो अगर कोई तुझसे पूछे कि एनर्जी स्टोर्ड प्रोपोर्शनल टू सी है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है, तो क्या बोलोगे कि इफ़ चार्ज इज कांस्टेंट देन इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। आ गया समझ में। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो मैं शुरू करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कॉमन पोटेंशियल इन redistribution of charges of two conductors। दो कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण कॉमन पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। कहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक कंसेप्ट जो डिराइव करा था, कौन सा वाला, सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, उसमें यही कंसेप्ट को यूज़ करा था। अभी मेरे पास में बेटा दो कंडक्टर्स हैं, एक ये, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। अगर मैं बिफोर कनेक्शन की बात करता हूँ, बिफोर कनेक्शन, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इसका कैपेसिटी है C1, इसका कैपेसिटी है C2, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। ओके, ठीक। अब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, चलो कनेक्ट कर दिया एक वायर से। आफ्टर कनेक्शन बाय वायर, अगर कनेक्शन होगा तो क्या होगा, चार्ज एक जगह से दूसरी तरफ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाएगा। कब तक, जब तक दोनों जगह के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। दो टैंक है ना, और दो टैंक के लिक्विड लेवल अलग अलग हैं, दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर भी अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों को एक पाइप से कनेक्ट करेंगे तो कब तक वाटर का ट्रांसफ़र होगा, जब तक अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल हो जाए कि जब तक लेवल इक्वल हो जाए, जब तक लेवल इक्वल हो जाए। लेवल इज़ लाइक पोटेंशियल एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लाइक चार्ज, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे दोनों में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे फाइनल चार्ज क्या होगा, Q1 डैश, यहाँ पर Q2 डैश। इसकी कैपेसिटी फाइनल क्या होगी, एज इट इज़ C1 C2। इस पे पोटेंशियल V होगा और इस पर भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तो यू हैव टू फाइंड दैट कॉमन पोटेंशियल, यही निकालना है, कॉमन पोटेंशियल ही निकालना है। समझ में आए। अब कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो कॉमन पोटेंशियल इज व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी।
टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज क्या होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन है, Q1 प्लस Q2 इनिशियल भी ले सकते हो। टोटल कैपेसिटी यहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन ये देना पड़ेगा कि ये दोनों कैपेसिटर्स काय में हैं, ये दोनों कंडक्टर्स काय में हैं, लाइक पैरेलल है, पैरेलल जैसे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटी क्या आएगी, C1 प्लस C2। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मैं जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाऊँगा तब आएगा, लेकिन अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि टोटल कैपेसिटी क्या होगी, C1 प्लस C2 होगी। आया समझ में, क्योंकि वो मैं समझाऊँगा तो ऊपर से जाएगा, उसके लिए आपको कैपेसिटर समझना पड़ेगा, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे हैं। फिर कैपेसिटर जो अभी शुरुआत में मैंने बात करी थी कि ये फैन में जो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इज़ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, जिससे हम लोग किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को डिज़ायरेबल अमाउंट तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कॉमन पोटेंशियल क्या आया, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इट विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन पोटेंशियल इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑफ टू कंडक्टर्स। इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर्स होंगे तो कैपेसिटीज़ क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगी, है ना। और इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए। लॉस इन एनर्जी in redistribution of charges। ओके, अगर आप 12th बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड में, CBSE में, इसमें ये डेरिवेशन कॉमन पोटेंशियल और लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आ सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो एग्जैक्टली दो कंडक्टर्स हैं, जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों में चार्जेस का फ्लो होगा, और चार्जेस का फ्लो होगा तो क्या होगा, लॉस इन एनर्जी होगा। तुम बोलोगे सर पहले मैथमेटिकली समझाओ फिर कंसेप्चुअली समझा दो, फिर वापस से चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिएगा कि एक छोटा सा कंडक्टर है, ये एक मोटा सा कंडक्टर है ना। बिफोर कनेक्शन इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे पोटेंशियल V1 है, इस पे पोटेंशियल V2 है। अब अगर हमारा मन होता है कि हम इनको कनेक्ट कर दें, तो आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, दोनों पे कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा पुत्र, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। मुझे सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि लॉस इन एनर्जी होता है, और लॉस कब होगा, जब तू घर से निकला 100 रुपये लेकर और घर पहुंचा 90 रुपये लेकर, तो तेरा लॉस कितना हुआ, 10 रुपये। आगे समझ में। तो यहाँ पर हमारा दीपवंशा जो है 10 रुपये का लॉस करता है, लेकिन वो गेन भी हो सकता है, ठीक है। अभी वो कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कॉमन पोटेंशियल ये बताया। अच्छा, लॉस तब होगा जब हमें पता पड़े कि इनिशियल एनर्जी ये है और फाइनल एनर्जी ये है, और इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा तो लॉस, और इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अगर नेगेटिव होगा तो गेन। आया समझ। तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, पहले वाले कंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, Q² बाय C, CV स्क्वायर और Q इंटू V, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ C1 V1 स्क्वायर पहले की एनर्जी स्टोर्ड है, दूसरे में एनर्जी स्टोर क्या है, हाफ C2
V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी अब बोथ कंडक्टर्स क्या होंगी, हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर। अब मेरी इच्छा होगी यहाँ पर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी निकालने की, है ना। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी में हाफ कॉमन आ जाएगा, इट इज़ व्हाट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। हाफ पूरा कॉमन है बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ कॉमन था, इट इज C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ओके। एलसीएम लेना मैं सिखा चुका हूँ आपको। एलसीएम आएगा C1 प्लस C2, इसमें C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई करता हूँ इज्जत से, तो क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा पुत्र, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। आया समझ। अब क्या होगा, जो जाते हैं उनको जाने दो, ये इससे निपट जाएगा, ये इससे निपट जाएगा, है ना। और यहाँ पर अपन को C1 C2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इट इज़ व्हाट फाइनली हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ओके। कैपेसिटी नेवर बी नेगेटिव। कैपेसिटी यानी क्या, द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। कोई भी कंडक्टर वॉट एवर मे बी द शेप, छोटा भी शेप होगा तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होती, आया समझ में। तेरे दिमाग की कैपेसिटी नेगेटिव हो सकती है जब तू पागल हो जाए, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होती, है ना। अब ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये स्क्वायर है, ये भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कंसेप्चुअली क्या आ गया, यू आई माइनस यू एफ इज पॉजिटिव, म्हणजे यू आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू एफ। ये पॉजिटिव है, ये मतलब है कि ये लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। और यही क्या है, लॉस इन एनर्जी। तो व्हाट इज लॉस इन एनर्जी आफ्टर रिकम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एंड सेम लॉस जो है इस तरह का हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब दो मासेस का हेड ऑन पार्शियल इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो उसके लिए फार्मूला आता था लॉस इन एनर्जी के लिए हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वैक्टर माइनस u2 वैक्टर के मॉड का स्क्वायर, है ना। और अगर पार्शियल इलास्टिक कोलिजन होता था तो इसमें एक और फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाता था 1 माइनस ई स्क्वायर, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करने पर लॉस इन एनर्जी क्या होता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा ये जो लॉस है वो क्यों कहाँ पर ऑकर होता है, तो दैट लॉस ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट इन कंडक्टिंग वायर,
आया समझ? जब हम इन दोनों को टच करेंगे या कनेक्ट करेंगे किसी वायर से तो उसमें चार्जेस का जब ट्रांसफ़र होगा, जब भी चार्ज फ्लो होता है तो दैट कंस्टिट्यूट करंट, और करंट अगर फ्लो हो रही है किसी वायर में तो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये लॉस किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट इन दैट वायर। ओके, तो ये भी ये कंसेप्चुअल पार्ट को वो करता है। आप कॉपी कर लीजिए और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन we have to provide Q charge to a uncharged conductor। हमें एक अनचार्ज कंडक्टर को Q चार्ज देना है ना। वर्क डन इन providing first Q/2 charge is W1, then find work done in providing next Q/2 charge। ओके, ए आंसर है W1, बी आंसर है 2W1, सी आंसर है 3W1, डी आंसर है 4W1। एक कंडक्टर है जो कि अनचार्ज है, उसको पहला Q/2 चार्ज देने में Q चार्ज देना है, तो उसको फर्स्ट Q/2 देने में वर्क डन कितना है, W1 है। नेक्स्ट Q/2 देने में वर्क डन W2 है, एंड दैट W2 इज़ व्हाट, W1, 2W1, 3W1 और 4W1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इफ टू spherical conductors of radius 10 centimeter and 30 centimeter having charges 40 ESU electrostatic unit and 40 ESU and 80 ESU are connected by a conducting wire। ओके, यानी कि इन पे इनिशियल चार्ज इतने इतने हैं, इसको मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करा। देन फाइंड फर्स्ट है, देन फाइंड फर्स्ट कॉमन पोटेंशियल, दोनों पे कॉमन पोटेंशियल निकालना है आफ्टर कनेक्शन। दूसरा है चार्ज फ्लो थ्रू वायर, वायर से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तीसरा आपको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो इस वाले पार्ट पे थ्योरेटिकल अगर मैं 6-7 क्वेश्चंस करा देता हूँ तो आपका अच्छे से ये पूरा पार्ट रिवाइज हो जाता है। अभी मैंने 2 आपको दिए हैं, इट इज़ लाइक होमवर्क, आप सॉल्व करिए। जो भी होगा वो मैं इसको नेक्स्ट क्लासेस में करा कर फिर मैं शुरू कर दूँगा कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर और कैपेसिटर, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। वो नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। ठीक है, बाय।